हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मौलिक अधिकार की शुरुआत की थी और उसमें हमने ये जाना था कि अधिकार क्या होता है और अधिकार से संबंधित और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम लोग उस अनुच्छेद की शुरुआत करेंगे जिसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 और साथ साथ हम लोग अनुच्छेद 13 को भी देखेंगे। ये दो अनुच्छेद मैंने इसलिए चुना है कि एक अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो एक खंड से शुरुआत होगी। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि पूरे मौलिक अधिकार को 6 खंडों में बांट दिया गया है, यानी आज के डेट में टोटल 6 अधिकार हमें प्राप्त है। उसमें से सबसे पहले हम लोग समता का अधिकार देखेंगे, बट अगले वीडियो में इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। तो सबसे पहले अगर हम अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जो मैं बार बार राज्य वर्ड बोलता था वो राज्य का मतलब आज हम लोग को समझ में आएगा। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा की बात की गई है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 12 मैंने लिखा है ऑलरेडी। इसमें जो है जो वर्णन किया गया है वो राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा की बात कही गई है, यानी राज्य क्या है, राज्य की संरचना क्या होती है, उसके बारे में बात किया गया है। तो जरा सा हम लोग समझेंगे। जैसे एक बार मैं मौखिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं लिखकर बताऊंगा। हमारे भारतीय संविधान में यह उल्लेखित है कि जो राज्य की संरचना होगी वह 3 स्तरीय होगी। जैसे अगर हम बात करें तो केंद्र स्तर पे कार्यपालिका है और विधायिका है, राज्य स्तर पे भी कार्यपालिका है और विधायिका है, और पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत है जिसमें मुखिया होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पूरे राज्य की संरचना को अगर हम देखें तो 3 स्तर में बांट सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्तर होगा आपका केंद्र स्तर। केंद्र स्तर में आपके कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका में से अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति हम कह सकते हैं। विधायिका अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा हम बोल सकते हैं। राज्य स्तर पे कार्यपालिका और विधायिका, राज्य स्तर पे कार्यपालिका मतलब राज्यपाल, और राज्य स्तर पे अगर हम विधायिका की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद। अभी पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं सभी देशों में विधानसभा तो है, सभी राज्यों में विधानसभा तो है, परंतु सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जो 6 राज्य बचे हैं जिसमें विधान परिषद हैं वो भी समाप्ति कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसका कोई मुख्य कार्य होता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्य की जो परिभाषा है, राज्य की परिभाषा में सबसे पहला जो संरचना यानी स्ट्रक्चर जो बताया गया है उसमें कहा गया है कि भाई केंद्र का या केंद्र स्तर पर जो आता है वो सबसे पहले है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के साथ साथ इसमें आ जाता है विधायिका। ठीक है, अगर कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका में जो है उसमें मुख्य रूप से आप राष्ट्रपति को मान सकते हैं कि भाई आखिर कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, तो राष्ट्रपति। अगर आप विधायिका की बात कीजिएगा तो विधायिका में अगर हम बात करें केंद्र स्तर पे तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं केंद्र स्तर पे विधायिका में एक हो जाएगा लोकसभा और एक हो जाएगा राज्यसभा। तो ये हो गया केंद्र स्तर का कार्यपालिका और आपका विधायिका। वैसे ही अगर आप बात करेंगे दूसरे स्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा राज्य का या राज्य स्तर का हम बोल सकते हैं। तो राज्य स्तर में भी फिर वही हो जाएगा आपका कार्यपालिका और साथ ही साथ इसमें हो जाएगा आपका विधायिका। तो कार्यपालिका स्तर पे अगर हम बात करें तो कार्यपालिका में यहाँ पे हो जाएगा आपका राज्यपाल। जैसे केंद्र में यहाँ पे कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति है, वैसे राज्य में कार्यपालिका के रूप में राज्यपाल है। वैसे ही केंद्र में अगर विधायिका के रूप में लोकसभा और राज्यसभा है, तो अगर हम राज्य में देखें तो यहाँ पे आपको हो जाएगा विधानसभा और एक हो जाएगा आपका विधान परिषद। ठीक है, तो
यहाँ पे वैसे भी हम लोग डिटेल आगे बात करेंगे कि ये लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, राष्ट्रपति की क्या क्या कार्य है, सब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग अनुच्छेद 12 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि राज्य का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला, केंद्र स्तर पे कार्यपालिका और विधायिका होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरे स्तर पे अगर देखें तो राज्य है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका होना चाहिए। केंद्र में कार्यपालिका का मतलब राष्ट्रपति, विधायिका का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही राज्य में कार्यपालिका का मतलब राज्यपाल और विधायिका का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। तीसरा जो स्तर है वो हम कह सकते हैं वो पंचायत स्तर होता है। अब पंचायत स्तर में भी जब पंचायती राज व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे तो पंचायत में भी 3 स्तर है, जिसमें पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है और जिला परिषद है। तो यहाँ पे जो तीसरे स्तर पे आता है वो पंचायत है। और पंचायत में अगर हम देखेंगे तो मुखिया वगैरह होते हैं जो शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। और एक और अगर हम लेवल देख लें तो इनके अलावे कुछ अन्य प्राधिकार भी हैं। अन्य प्राधिकार का मतलब ये हो गया कि आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो एक नाम सुने होंगे आप लोग, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या फिर आप लोग नाम सुने होंगे ONGC। ठीक है। ये सब जो है ये भी एक प्रकार के राज्य के संरचना में ही आते हैं, मतलब ये राज्य के ही हिस्से हैं, राज्य के ही अंग है, इसलिए इन्हें सरकारी कहा जाता है। LIC सरकारी है, ONGC सरकारी है। बट एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या BCCI, बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या यह राज्य का अंग है या नहीं है, क्या यह राज्य के अंतर्गत आता है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन था कि BCCI एक प्राइवेट अथॉरिटी है, एक निजी अथॉरिटी है, उसे राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, यानी वो राज्य का हिस्सा नहीं है, वो सरकारी नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखिएगा LIC है, ONGC है, इसको राज्य के अंतर्गत रखा जाता है, ये राज्य की संरचना में आता है। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले केंद्र स्तर पे कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा। राज्य स्तर पे आइएगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका पे अगर देखिए इसके स्तर पे तो राज्यपाल मुखिया हो जाएगा इसका, और विधायिका पे विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्यों में विधानसभा होता है परंतु विधान परिषद नहीं होता है, सिर्फ 6 राज्यों में। फिर तीसरे स्तर पे आप देखिएगा पंचायत है, पंचायत में मुखिया लोग होते हैं जो शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाते हैं। फिर अन्य प्राधिकार हैं, अन्य प्राधिकार को भी एक लेवल दे दिया गया है, जैसे LIC है, ONGC है, ये भी राज्य के स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जब भी हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य का मतलब केंद्र स्तर पे जो कार्यपालिका है और विधायिका है उसकी बात करते हैं, राज्य स्तर पे जो आपके कार्यपालिका है और विधायिका है यानी राज्यपाल है, विधानसभा, विधान परिषद, उसकी बात करते हैं। फिर पंचायत स्तर पे मुखिया है, हम उसकी बात करते हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य प्राधिकार हैं, उसकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 हम लोग का क्लियर है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है या राज्य की संरचना बताई गई है कि एक राज्य क्या होता है। हमारे भारत देश का जो शासन व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है, जो लेवल है, किस स्तर पे शासन होता है, वो स्तर यहाँ पे बताया गया है, जो कि 3 लेवल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 13 में कि अनुच्छेद 13 ऐसा क्या है, हमने इसको क्यों नहीं समता के अधिकार में रखा। जैसे अगर हम बात करें, हमने 6 खंडों में बांटा था मौलिक अधिकार को। उस मौलिक अधिकार में जो पहला खंड था वो अनुच्छेद 14 से 18 है और अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार रखा गया है। इसमें अनुच्छेद 13 नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है अनुच्छेद 13 वो कुछ अलग ही चीज उसमें दर्शाया गया है, कुछ अलग बातें इसमें कही गई हैं। तो जरा सा हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 13 क्या है। तो सबसे पहले अगर अनुच्छेद 13 की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 13 को 3 खंडों में बांट दिया गया है। ठीक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल, शॉर्ट में यहाँ पे मैंने ART लिखा है, आर्टिकल 13 का 1, फिर आर्टिकल 13 का 2 और आर्टिकल 13 का 3।
तो इस पूरे अनुच्छेद 13 को 3 खंड में बांटा गया है। अनुच्छेद 13 का 1, अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 13 का 3। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये अनुच्छेद 13 का 1 हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है। इसमें आर्टिकल 31 को जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। आर्टिकल 13(1) यानी 13(1) का पहला ए है, यानी आर्टिकल 13(1) को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। उसके 2 सब सेक्शन है, आर्टिकल 13(1) का ए और आर्टिकल 13(1) का बी। ठीक है, आखिर क्या बातें इसमें कही गई हैं तो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर लिख भी देंगे। आर्टिकल 13(1) के ए में कहा गया है कि भारत देश के आजाद होने से पहले यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो भी कानून बने थे, अगर वह कानून हमारे संविधान को हनन पहुंचाता है, हमारे संविधान के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या संविधान से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस कानून को निरस्त या रद्द किया जा सकता है। हाँ, ये भी कहा गया है कि जिस सीमा तक हनन करता है उस सीमा तक ही उसको रद्द करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक कानून बना हुआ है और उस कानून में टोटल 5 कॉलम है। उस 5 कॉलम में यह पाया गया कि 3 कॉलम ऐसे हैं जो संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो उसमें से 3 कॉलम हटा दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा, बाकी 2 कॉलम को छोड़ दिया जाएगा, 2 पंक्तियों को छोड़ दिया जाएगा जो कि संविधान सम्मत होता है, वो संविधान की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता है। तो ये कहा गया है कि स्वतंत्रता पूर्व मतलब देश के आजाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी कानून बने हैं, अगर वह कानून संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, अगर वह कानून संविधान का उल्लंघन करता है, अगर वह कानून असंवैधानिक होता है, तो उस कानून को उस सीमा तक समाप्त कर सकते हैं जिस सीमा तक वो हनन करता है या जिस सीमा तक वो गैर कानूनी है। तो अनुच्छेद 13(1) में यही कहा गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व ऐसा कानून जो संविधान के भावनाओं को ठेस पहुंचाए उसे निरस्त किया जा सकता है और उस सीमा तक कर सकते हैं जहां तक वो भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ठीक है, फिर इसी में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 13(1) का बी भी कहा गया है। इसमें क्या है, बात वही है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कानून है जिसमें 5 कॉलम बनाए गए हैं जो आजादी से पहले बना है, उस 5 कॉलम में से 3 कॉलम ऐसे हैं जो लगता है कि यह संविधान सम्मत नहीं है या संविधान के भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो वहां पे उस 3 कॉलम को छिपाया भी जा सकता है, मतलब निरस्त ना करके उसको छिपा दी जाती है। इसको बोलते हैं अन्नाच्छादित का सिद्धांत। अन्नाच्छादित का सिद्धांत का मतलब कि कुछ समय के लिए उसको छिपा दिया जाता है, कुछ समय के लिए उसको जैसे मान लीजिए कि अगर वही कानून को दोबारा अगर बनाया जाए तो उस कानून को दोबारा उस विधि में, उस विधि पुस्तक में, उस आईपीसी धारा में लिखा जा सकता है, यानी उसको निरस्त ना करके हम उसको छिपा सकते हैं। इसको बोलते हैं अन्नाच्छादित का सिद्धांत। तो अन्नाच्छादित का सिद्धांत भी बताता है, यानी सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि अगर कोई कानून जो ऐसा संविधान का हनन करता है जो आजादी से पहले बना है, उस कानून को उस सीमा तक क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। उस सीमा तक हम समाप्त कर सकते हैं जिस सीमा तक वो हनन करता है। ये हो गया हमारे अनुच्छेद 13 का 1। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 13 का 2। अगर मान लीजिए कोई कानून संविधान से आजादी से पहले बना है, उसको निरस्त कर सकते हैं, तो ये भी घोषणा किया जा सकता है कि आजादी के पश्चात यानी स्वतंत्रता के पश्चात भी कोई ऐसा कानून ना बनाया जाए जो संविधान के भावनाओं को ठेस पहुंचाए, जो असंवैधानिक हो, जो गैर कानूनी हो, वैसा कानून नहीं बनाना है। तो अनुच्छेद 13 के 2 में यह बात बताई गई है कि अगर हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद संसद भवन में कोई भी ऐसा कानून ना हो जो कि हमारे संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो उस कानून को निरस्त किया जा सकता है, उस कानून को रद्द किया जा सकता है। तो ध्यान देना है, अनुच्छेद 13 का जो 1 है यह आजादी से पूर्व के कानून की बात करता है
और अनुच्छेद 13 का 2 जो है यह आजादी के पश्चात यानी आजादी के बाद बने कानून को निरस्त करेगा और आजादी से पहले बने कानून को निरस्त करेगा। निरस्त करने का शर्त यही है कि वह कानून संविधान का उल्लंघन करता हो, वह कानून असंवैधानिक हो, और जिस सीमा तक असंवैधानिक होगा उसी सीमा तक उसको निरस्त किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13(3) का। अनुच्छेद 13(3) में यह बताया गया है कि आखिर क्या क्या निरस्त हो सकता है, कि भी कानून भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक कानून होता है जो संसद भवन में पारित होता है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। तो संसद द्वारा पारित कानून अगर ऐसा है जो उल्लंघन करता है तो उसे निरस्त कर सकते हैं। कोई अध्यादेश है, अगर वह उल्लंघन कर रहा है तो उसको निरस्त कर सकते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है, एक 2 लाइन में हम इसका अर्थ बता देते हैं, कि अगर जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई अनुपस्थित हो यानी सदन ना चल रहा हो तो उस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई एक अनुपस्थित हो या दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यादेश लागू किया जा सकता है। तो अध्यादेश भी अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे भी निरस्त कर सकते हैं। तो पहला नंबर संसद द्वारा पारित कानून, दूसरा नंबर अध्यादेश, तीसरा नंबर कोई नियम। देखिए, कानून और नियम में साधारणतः यही अंतर होता है कि कानून में कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान होता है, जबकि नियम में सिर्फ मामूली सा आर्थिक दंड लगा करके छोड़ दिया जाता है। जैसे सामान्यतः हम लोग मेट्रो स्टेशन वगैरह पर देखते हैं कि कृपया यहाँ ना थूकें, अगर आप थूकते हैं या कोई गंदा करते हैं, कोई सामान फेंकते हैं तो आपको 100 रुपया या 200 रुपया आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। तो नियम में सामान्यतः सजा का कोई ज्यादा शारीरिक सजा का प्रावधान नहीं होता है, परंतु आर्थिक दंड दिया जाता है। तो अगर कोई नियम हो तो वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे भी निरस्त कर सकते हैं। यदि कोई रीति रिवाज हो, कोई धार्मिक प्रावधान हो, जैसे रीति रिवाज की अगर हम बात करें तो आप ले सकते हैं तत्काल 3 तलाक की बात कर सकते हैं। वहां पे ये तत्काल 3 तलाक, या उससे भी पुराना अगर हम जाते हैं तो सती प्रथा की बात करते हैं। सती प्रथा जो है ये एक प्रकार का रीति रिवाज चलते आ रहा था, तो बाद में आकर के ये लगा कि कहीं ना कहीं ये संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या उसका उल्लंघन करता है, तो उसको खत्म किया जा सकता है।